हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, एसएससी ये जीडी की जो टेस्ट सीरीज है, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर है। तो आपको थोड़ा सा महसूस धीरे धीरे होगा कि हम किस लेवल पर जा रहे हैं, क्योंकि बिगिनिंग के सवाल अभी हमने पहले स्टार्टिंग पर रखे हुए हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश करिएगा कि हम कितने सवाल कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है, अप्रोच क्या है आपकी। चलो, पहला सवाल आपके पास वर्क एंड टाइम का रखा है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकते हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वह बारी बारी से एक एक घंटे काम करें तो कटाई का काम कब पूरा होगा। देखिए, टाइम तो एक अलग बात है। सबसे पहले ये जानो कि यदि गंगा 8 घंटे में काम करती हैं और सरस्वती 12 घंटे में काम करती हैं, और ये काम यदि अल्टरनेट पे करें तो काम कितने घंटे में कंप्लीट होगा। पहले तो हम ये जानते हैं कि गंगा काम करती हैं 8 घंटे में और सरस्वती उसी काम को 12 घंटे में करती हैं, तो काम इन दोनों का एलसीएम यानी 24 काम होगा। इनका 1 घंटे का काम कितना होगा, 3। भाई 8 घंटे का काम 24, तो 1 घंटे का काम 3, 12 घंटे का काम 24, तो 1 घंटे का काम 2। अब गंगा 1 घंटे में 3 काम करती है, सरस्वती 1 घंटे में 2 काम करती है। अब ये दोनों साथ तो आएंगे नहीं, यानी मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे में इन दोनों को साथ ले आओ, तो आप कहोगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये काम को बारी बारी से करते हैं। किसी भी व्यक्ति के काम के बारी बारी करने का मतलब ये होता है कि पहले घंटे में गंगा आएंगी और 3 काम करेंगी, दूसरे घंटे में सरस्वती आएंगी और 2 काम करेंगी। मतलब ये कि घंटे हो गए हैं 2 और काम कितना हुआ है, काम हुआ है 5। 3 2 5। यदि 5 काम को ऑब्जर्व करना है तो घंटे 2 लेके चलने पड़ेंगे, लेकिन काम हमारे पास 24 है, तो 5 में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें जो 24 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे 4। यदि आपने 5 का कर दिया तो 25 हो जाएगा, जो कि 24 से ज़्यादा हो जाएगा। 24 से कम रखना है तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 घंटे में कितना, 20 काम हुआ। अभी भी हमारे पास 4 काम बाकी है। वो 4 काम कौन करेगा, वो 4 काम की जो स्टार्टिंग कर रही है, और गंगा मान लो काम को स्टार्ट कर रही है। गंगा देखिए काम को स्टार्ट कर रही है, काम को आरंभ कर रही है। तो बाकी का जो बचा हुआ रिमेनिंग काम है, बाकी का बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है, कितना बचा हुआ है, 4, वो गंगा करेगी। और गंगा 1 घंटे में कितना करती है, 3, करना कितना है, 4, यानी कि 1 दिन से ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन दूसरा दिन तो सरस्वती का है, तो हमने कहा कि दिन हमारे पास 8 से हो गया 9, घंटा हमारे पास 8 से हो गया 9, और गंगा आई अपना 3 काम करके चलेंगी 4 में से, यानी अभी भी 1 काम बाकी है। वो 1 काम कौन करेगा, वो 1 काम सरस्वती करेंगी, और 1 काम सरस्वती करती हैं। एक घंटे में काम करती हैं सरस्वती 2, करना है 1, यानी आधा घंटा यहाँ से लग जाएगा, 9.5 घंटे लग जाएंगे। 9.5 घंटे का मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि काम 9 बजे स्टार्ट हुआ है, काम यदि 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो 9 और 9 18 का मतलब 6:30 बजे। ठीक है, 18 और आधा घंटा और है, तो 6:30 बजे काम कंप्लीट होगा। बात आप समझ पा रहे हैं, काम कितने बजे कंप्लीट होगा, 6:30 बजे कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये भी वर्क एंड टाइम का, ये तो टाइम डिस्टेंस का सवाल है कि ए बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा। अच्छा, एक बात बताओ, टाइम ज्यादा किसको लगेगा, टाइम उसको ज्यादा लगेगा जिसकी स्पीड कम होगी। जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम देखिए यहां से ज्यादा किसको लग रहा है कि बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा है, ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा, यानी बी को टाइम ज्यादा लगा है। यदि बी को टाइम ज्यादा लगा है, इसका मतलब बी की स्पीड कम रही होगी। तो यदि हम चाल की बात करें तो इनमें जो चाल का रेशियो है वो है 5, वो है 6:5। कितना है, 6:5। यदि मैं समय की बात करूं तो समय का रेशियो है इनमें 5:6 का। अब आप एक चीज देखिए, बी को यहां से टाइम कितना ज्यादा लगा, 1,
हम बोल रहे हैं 1, लेकिन वो बोल रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब आप समझते हो, 1 घंटा 15 मिनट, ये 1 घंटा हो गया, ये 15 मिनट हो गया, इसको काट दो, 4 एकम 4 1 5/4, ये टाइम लगा। एक की वैल्यू 5/4 है और मुझे बताना है कि बी गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लेगा। और बी को यहां से आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है, 6 यूनिट, यानी मुझे 6 की वैल्यू बतानी है, तो 6 का गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से 3, यहां से 2, 15/2, 15/2 का मतलब आप जानते हो कि 7.5 घंटे लगेंगे। 15/2 का मतलब 7.5 घंटे लगेंगे। क्लियर है? जिसकी चाल ज्यादा होती है उसको समय कम लगता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्लियर? ये बनाइए, ट्रेन प्रॉब्लम का सवाल है, बहुत ही साधारण सा सवाल है कि एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हों तो उन रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बताओ। एक चीज़ देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये बात आप समझने की कोशिश करना जरा। कौन सी बात? जब भी आपको ए की चाल, ठीक है, और बटे बी की चाल का रेशियो पूछा जाए तो आप बोलोगे, इनकी चाल का रेशियो पूछा जाए तो आप बोल देना अंडर रूट के अंदर मिलने के बाद, ठीक है, दोनों के मिलने के बाद, ठीक है, परस्पर मिलने के बाद, परस्पर मिलने के बाद, परस्पर मिलने के बाद जब ए की चाल पूछा जाए तो यहां बी का समय, और जब यहां पर बी की चाल पूछी जाए तो परस्पर मिलने के बाद, परस्पर मिलने के बाद, मिलने के बाद ए का समय, और क्या ले लेना? अंडर रूट ले लेना। तो आप देखोगे कि परस्पर मिलने के बाद बी का समय कितना है? बी को लग रहे हैं 9 घंटे और ए को कितना लग रहा है? ए को लग रहे हैं 4 घंटे। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 2। 3/2 का मतलब 3:2 आ जाएगा। आप सवाल को बहुत जल्दी बना पाएंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन XYZ मान करके आपने कोशिश की इसको लगाने की तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा ये सवाल। छोटा सा सवाल है, छोटे से सवाल में छोटी कैलकुलेशन करिए, सवाल को लंबा मत खींचिए। ये देखो, ये भी 10 प्रॉब्लम का ही समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो, लंबाई दोनों की समान है। अब जब मुझसे पूछा क्या गया, मुझे बताओ, मुझसे पूछा गया है कितना समय लेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, समय इज इक्वल टू होता है क्या? यदि आपको समय निकालना है तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए दूरी और फिर चाहिए चाल। अब दूरी तो दोनों ट्रेनों की बराबर है। मैंने मान लिया पहली ट्रेन की x है, दूसरे ट्रेन की भी x होगी, तो दूरी तो 2x हो गई, दूरी तो 2x हो गई। अब हमें चाल के बारे में सोचना है। अब चाल कैसे निकालोगे? चाल तो यहां 2 ट्रेनें गतिमान है, लेकिन दोनों ट्रेनें किस दिशा में चल रही हैं? विपरीत दिशा में चल रही हैं। चाल निकालने का फंडा क्या है? चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। यदि मैंने पहले ट्रेन की दूरी x मान रखी है और x को टाइम कितना लगता है, यानी पहली ट्रेन को टाइम कितना लगता है? 18 सेकंड, तो ये पहली ट्रेन की चाल आ गई। दूसरी ट्रेन की भी दूरी कितनी है? x, लेकिन दूसरी ट्रेन को टाइम कितना लगता है? 12 सेकंड, ये दूसरी ट्रेन की चाल आ गई। देखो, मुझे अब चाल चाहिए ना, तो चाल निकालनी पड़ेगी ना भैया। एक ट्रेन तो है नहीं गतिमान, ट्रेन है 2 गतिमान है। तो जब 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान होती हैं तो चालों को ऐड कर देते हैं, चालों को जोड़ देते हैं। तो ये पहली ट्रेन की चाल, ये दूसरी ट्रेन की चाल, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम 36 आएगा। ये 2x है, ये 3x है, तो टोटल 5x बटे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 5x बटे 36, वो 36 ऊपर पहुंच जाएगा, x कट जाएगा। 72/5 का मतलब आप समझ रहे हो? जब भी आपको 5 का भाग लगाना हो, 5 का भाग देना हो, डबल करो। 72 का डबल कितना होता है? 144, और एक डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो, 14.4 सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। देखो, मैथ्स में कुछ नहीं है, बस ये देखो करना क्या है, लाना क्या है। मैथ्स में मुझे समय निकालना था, समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो, वहीं पे जहां बैठे हो आप वहीं से बोलो हाँ ना।
आपकी आवाज हम तक आ जाएगी, वहीं से आप बोला करो हाँ ना। देखो हमको समय चाहिए था, पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी, ट्रेनें किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, दूरी तो हमेशा ऐड होती है ना, दो ट्रेनें हैं दोनों समान लंबाई की, तो मैंने दोनों को क्या मान लिया 2x। चालों की यदि हम बात करें तो चाल कैसे निकालोगे, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। इस ट्रेन की दूरी x है, इसको समय लग रहा है 18 सेकंड। इस ट्रेन की दूरी x है, इसको समय लग रहा है 12। यहां से चाल आ गई, रिजल्टेंट स्पीड जिसको बोलते हैं, कितनी आ गई 5x बटे 36। 5x 36 ऊपर चला गया, इतना आंसर आ गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कैसे बनाओगे, कह रहे दो आदमी एक ही स्थल से एक ही स्थान एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के दौरान उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट में लेता है, दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। भैया जब भी मंदिर की घंटियां बजें एक डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद, एक सर्कुलर पाथ पर कैंडिडेट रन करना शुरू करें, एलसीएम इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम कितना है, 30 मिनट। खत्म सवाल। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो आप देख रहे हैं ना, ट्रेन प्रॉब्लम चल रही तो ट्रेन ही चल रही है, बीच में मेट्रो नहीं आएगी या टैक्सी टेम्पो कुछ नहीं आएगा, ट्रेन चल रही तो ट्रेन ही आ रही है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक आदमी को, ठीक है, 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना 10 सेकंड 25 सेकंड का टाइम लेती है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। मैं आपको पहले तो इसका बेस्ट अप्रोच बताता हूं, सवाल को देख करके कैसे करना है। देखो एक चीज समझ लो, ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी को पार करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी को पार करने में जितना समय लग रहा है। जब भी कभी किसी ट्रेन को, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, ठीक है, तो क्या होता है कि अपनी दूरी को ही पार करने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है। लेकिन ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, स्टेशन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी इमारत को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, तो अपनी डिस्टेंस प्लस पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको पार कर रही है, दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। बात समझ लो। कहने का मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को यदि 300 मीटर लंबे पुल को, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड लगते हैं, मतलब आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं और 25 सेकंड लगते हैं टाइम जब हम ट्रेन प्लस 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है। बात को समझना, बात कुछ ऐसी है। ये आपका रहा पुल, ये रही आपकी ट्रेन। जब दोनों का टाइम देखे, अच्छा पुल की लेंथ हमको दे रखी है, पुल की लेंथ दे रखी कितनी 300 मीटर, इस दोनों को पार करने में उसको कितना टाइम लगता है 25 सेकंड। जबकि सिर्फ ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगता है, सवाल में दे रखा 10 सेकंड। तो क्या मुझे आप ये नहीं बता पाओगे कि इस पुल को पार करने में कितना टाइम लगा होगा। जब पूरी डिस्टेंस 25 है, यहां तक 10 है, तो यहां तक 15 नहीं होगी, यानी 15 सेकंड में उसने दूरी कितनी कवर की है 300 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, क्या आप नहीं बता पाओगे 20 मीटर। अरे बोलो ना, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 20 मीटर। यही क्या है ट्रेन की स्पीड। यदि 1 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस उसने तय की है, अरे 300 में जब 15 भाग लगा दिया, एक सेकंड में जब आपने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो मुझे ये बताओ ट्रेन को मैंने टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ तो मुझे पता चल गई 200 मीटर, और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, यानी टोटल हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 400 मीटर। किस स्पीड से 20 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा 20 सेकंड लगेगा। पता आप समझ पा रहे हो, बहुत ही कूल मेथड है। आप इस चीज को जब सीख जाओगे ना तो मुंह जवानी आंसर दोगे आप, सीधे सीधे मुंह जवानी। यहां से यहां तक का टाइम 25 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम 10 सेकंड, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना 15 सेकंड। 15 सेकंड में चल कितना रहा है 300 मीटर। 1 सेकंड में कितना 20 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या 1 घंटे में चली गई दूरी को भी चाल कह सकते हैं, 1 मिनट में भी चली गई दूरी को चाल कह सकते हैं। इकाई समय में, ऐसे बोलो, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ गए।
तो हमने कहा 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हैं, मतलब ये हमारी स्पीड होगी। और तो हम 10 सेकंड यदि ट्रेन व्यक्ति को पास करने में लेती है, इसका मतलब अपनी स्पीड को 10 सेकंड में, मतलब अपनी डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर करेगी 200 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ आ गई। और ये अब ये 200 मीटर की ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस 400 मीटर कवर करनी है। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड्स। क्लियर? ओके, ये बताओ इसको कैसे बनाओगे? एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में समय में 6 घंटे 15 मिनट का समय। देखो, पैदल गए हैं और घुड़सवारी से गए। पैदल प्लस घुड़सवारी, घुड़सवारी, पैदल और घुड़सवारी दोनों से टाइम कितना लगता है? 6 घंटे 15 मिनट, यानी 6 से ही 1/4, मतलब 25/4, यही ना? अच्छा, दोनों ओर पैदल जाने पर इनको टाइम कितना लगता है? दोनों ओर पैदल जाने पर टाइम लगता है 7 घंटे 45 मिनट। 7 से ही 3/4, 7 चौक 28, 3 31/4। लेकिन यदि दोनों ओर का टाइम ये, मैं सिंगल एक तरफ का पूछूं, एक तरफ का कितना टाइम लगेगा? तो दोनों तरफ का टाइम है। एक तरफ का टाइम पूछे हैं तो 31/8 लगेगा कि नहीं? अब इस वाले टाइम से यदि इस वाले टाइम को हम माइनस कर दें तो ये पता चल जाएगा कि घुड़सवारी से कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने 25/4 से 31/8 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 50 से ये जाएगा 9, 19/8 आ जाएगा ये, यानी 19/8 मुझे लग रहा है घुड़सवारी से। घुड़सवारी से कितना लग रहा है? 19/8, यही ना? अब बताना है कि दोनों और घुड़सवारी से 2 का गुणा कर दो, 19/4। 19/4 का मतलब समझ रहे हो? 4 चौको 16, 3/4। 4 से ही 3/4 का मतलब 4 घंटे 45 मिनट। 4 घंटे 45 मिनट। क्लियर? ये देखो, ये नाव धारा का सवाल है, बहुत ही सिंपल कि किसी व्यक्ति की नाव धारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु तक वापस लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी याद करो। एक चीज आप यहां पर समझना, जरा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये चाल जो है, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम जाएंगे तो वही चीज हमारे अनुकूल होगी, लेकिन जब हम आएंगे तो प्रतिकूल होगी, या जब हम जाएंगे तो प्रतिकूल होगी, वापस आने में अनुकूल होगी। एक कंडीशन अनुकूल की होगी तो दूसरी कंडीशन प्रतिकूल की होगी। तो डिस्टेंस निकालने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2। अब यदि आपको यहां पर टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे, तो आप चालों को भी जोड़ दो और इंटू में क्या करो? टोटल टाइम लिख दो। ये बात मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको। तो S1 का मतलब समझ रहे हो? जाने की चाल, मतलब अनुकूल की कंडीशन। तो 10 और 4 14 अनुकूल की कंडीशन, प्रतिकूल की ये होगी। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 20। और दोनों का टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। यहां से आप देखोगे 5 को 20, 2 से काटा 2 बार, 3 बार, 2 से काटा 7 बार, 7 त्रिका 21 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यदि आप इसको बेसिक से भी करोगे तब भी आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बनाते हैं सवाल को कि मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो x अपॉन जाने की कंडीशन हमारे पास, देखो ये नाव की चाल है, ये बात ध्यान रखना, शांत जल में नाव की चाल, और ये धारा की चाल है। तो 14 की स्पीड से जाएगा और ये जाने का समय हो गया, क्योंकि ये मैंने x क्या मान रखा है? x मान रखा है डिस्टेंस, और ये आने का समय, और टोटल समय कितना? टोटल समय लग रहा है 5 घंटे। तो आप एलसीएम लोगे यहाँ से, 42 एलसीएम आएगा। 14 3 42 है ना, 7 6 42, 10x/42, वो 42 दर चला जाएगा। ठीक है, बोलिए ना, यही तो। और यहाँ से जब आप देखोगे ये 5 दूनी 10 आ जाएगा और 21 दूनी 42 आ जाएगा।
तो ये x मान करके कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, ये डायरेक्ट है, आप इसको डायरेक्ट करिए, फार्मूला याद रखिए। यहाँ जब टाइम का डिफरेंस दिया हो जाता है, दोनों के टाइम का डिफरेंस, तो यहाँ भी चाल का भी डिफरेंस कर लेते हैं। क्लियर? ये देखो इसको कैसे बनाओगे कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसे ज्ञात हुआ कि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लग रहा है। भाई एक चीज देखो, एक कंडीशन है अनुकूल की और दूसरी कंडीशन है हमारे पास प्रतिकूल की, यही ना। समय बताओ ज्यादा किस में लगेगा, अनुकूल में या प्रतिकूल में? अरे प्रतिकूल में जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। चाल का रेशियो बताओ क्या होगा, जस्ट रिवर्स, 2 अनुपातिक। लेकिन ये चाल x प्लस वाई की है, अनुकूल की है, और ये प्रतिकूल की है। अनुकूल में क्या बोलते हैं x प्लस वाई, प्रतिकूल में क्या बोलते हैं x माइनस वाई। क्या होती हैं चालें? यदि मुझे अलग अलग करना हो तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, x का मान निकल आएगा। ये आ चुका है x का मान। यदि मुझे y का मान निकालना है, दोनों को घटाओ, 2 से भाग लगाओ। अब यदि हम इनको रेशियो निकालना है x और y में, तो x y में रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 1 का। अब देखो दिया क्या है आपको, शांत जल में नाव की चाल दे रखी 7.5, मतलब 3 की वैल्यू दे रखी है 7/2, 14/2, सॉरी 15/2। 3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 का मतलब 2.5 घंटे। तो हमसे धारा की चाल पूछी गई है, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सवाल आप मुंहजबानी कर लोगे, बस याद रखना ये अनुकूल की कंडीशन, ये प्रतिकूल की कंडीशन, समय का ये रेशियो, तो चाल का ये रेशियो, दोनों को अलग अलग कर लिया। एक्स वाई का रेशियो अलग से निकाल लिया, 3 की वैल्यू 15/2, 1 की वैल्यू 5/2, 5/2 का मतलब समझ रहे हो, 2.5 घंटे। सिंपल सी बात, खत्म। 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण बन सके। तो यहां से 30% सांद्रता वाला ये है, 50% वाला ये मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% वाला बन सके, ये हमको बनाना है। ध्यान रखना ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में हो। 50 से छोटा है, 30 से ज़्यादा है, तो ये 5 है और ये कितना है, ये 15 है। रेशियो कितना है, 1:3 का। 1:3 का मतलब बी ऑप्शन क्या है, राइट है। बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। किसी बॉक्स में केवल ₹1.50 वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के, उनके मानों का अनुपात यह है, तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ₹1 वाले सिक्के वो होंगे जो पूरी तरह से 13 से कट रहे होंगे। क्या ये नंबर 13 से कटता है, नहीं। क्या ये नंबर 13 से कटता है, नहीं। 13 65 ये भी कटता है, 73 78 ये भी कटता है, यानी 65 और 78 में कोई एक ऑप्शन है। चलो चेक कर लेते हैं। ₹1 वाले ये हैं, 50 पैसे वाले ये हैं, उनकी वैल्यूज का रेशियो हमारे पास दे रखा है कितना, 13:11। आप मुझे बताओ हमारे पास कांस्टेंट में क्या दे रखा है, सिक्के। आपसे हम कहें कि हमारे पास 13 रुपए है, एक के 13 रुपए हैं, आपको एक के सिक्कों से 13 रुपए बनाने हैं। कितने सिक्के रिक्वायर हैं, कितने सिक्कों की जरूरत है? आप बोलोगे 13 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। आपसे कहे आपको 11 रुपए बनाने हैं 50-50 पैसे के सिक्कों से, कितने सिक्के जरूरत पड़ेंगे? आप कहेंगे 22। टोटल कितने, यहां से आप देखेंगे टोटल कितने, टोटल यहां से 33 नहीं बल्कि 35 आएगा। 35 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 210। 70 होता तो 3 बार जाएगा, लेकिन 35 है तो 6 बार जाएगा। एक की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। पूछा किसका गया है, ₹1 के सिक्कों की संख्या। ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 13। 13 कितना हो जाएगा, 78, यानी ये कट जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 सवाल का क्या चला जाएगा, उत्तर चला जाएगा। क्लियर ना? चलो ये सवाल बताइए कैसे करोगे। एक आदमी ने 60,000 रुपए जिनमें से कुछ 5% की दर से शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज इतने रुपए मिलाओ तो ब्याज 4% पे कितना दिया गया। आप देखिए टोटल तो 60,000 रुपए है ना, 5% पे दोगे तो कितना बनेगा, 3,000 रुपए बनेगा ब्याज। 4% पे दोगे तो यही 60,000 कितना देगा, 2400 बनेगा। ओवरऑल हमको मिला कितना है, 2560 मिला है। ये कितना ज्यादा है, 160 इधर है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 40 26 440। इसको सॉल्व किया, 4 चौको 16, ठीक है, 1.5 चौक 44, 11 4 15 की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 60,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 4,000, एक की वैल्यू 4,000 आ जाएगी, तो 4% वाला ये है,
तो 4 चौक 44 यानी गैर चौक 44 यानी कि 44,000 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ओके, ये देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे आप कि यदि साधारण ब्याज पे कोई धन 12 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। 12 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज तो हमको एक ही मिला, 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%। 100 को गुणा कर लो, पता चल जाएगा।